नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं प्रीति सिंह। आज सोशल नेटवर्किंग हम सबकी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन चुके हैं और इस फील्ड में देखें तो दुनिया भर में कुछ गिनी चुनी बड़ी विदेशी ऐप का ही बोलबाला है। लेकिन इस दौर में हमारी देसी माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप कू ने अपने यूजर्स के बीच एक खास पहचान बना ली है। कू ऐप को मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था और कू ने बहुत कम समय में ही 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐप पर फिलहाल हिंदी यूजर्स की जो कुल संख्या है वो 76 लाख है। कू ऐप में इस्तेमाल होने वाली भाषा के बारे में बात करें तो इसमें हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, पंजाबी, ओडिसी, मराठी, तेलुगु और तमिल भाषाएं इस्तेमाल की जा सकती हैं। 2 करोड़ डाउनलोड का माइलस्टोन का आंकड़ा पार कर चुके कू के मंच पर दुनिया के 75 देशों के जो यूजर्स हैं वो हिंदी में कू करते हैं। मतलब साफ है कि लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। फिलहाल इस मंच पर अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, नाइजीरिया, यूएई, नेपाल, ईरान समेत 75 देशों से यूजर्स हिंदी में कू करके अपनी बात ऑनलाइन रखते हैं। इसमें बड़े से बड़े लोग हैं, चाहे पॉलिटिशियंस की बात करें, तमाम बड़े एक्टर्स अपना अकाउंट बना चुके हैं। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे देसी माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप कू की कामयाबी के बारे में और साथ ही राह में आगे क्या चुनौतियां हैं इस पर भी हम बात करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान आज कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं मयंक बिदावत जो कि को फाउंडर हैं कू ऐप के। साथ ही मेरे साथ है पवन दुग्गल, सीनियर एडवोकेट साइबर लॉ, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जितिन जैन, सोशल मीडिया एक्सपर्ट। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मयंक, आपसे शुरुआत करूंगी। और हम देखें तो जब लॉन्च किया जा रहा था कू ऐप को, उस समय कुछ संशय, कुछ आशंकाएं थी कि आखिर इसे भारत में जो यूजर्स हैं वो कैसे लेंगे। क्या इतनी कामयाबी की उम्मीद थी? जी, जब हमने शुरुआत की थी 2 साल पहले, ये एक्सपेरिमेंट था। हमने कन्नड़ लैंग्वेज में शुरुआत की थी। अ, सच कहें तो हमें अ, अ, इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हम्म। इतना अ, इसको प्रोत्साहन मिलेगा। कई लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है, कई भाषाओं में अडॉप्ट किया है। जी। चाहे वो वीआईपीज़ हों, चाहे वो कंट्री के सिटीजन्स हों। बहुत प्यार मिला है कू को सभी तरह से। मुझे लगता है कि जो आत्मनिर्भर भारत का अभियान शुरू किया था, प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में बात किया था, उससे भी कई सिटीजन्स को फ़र्क पड़ा है कि हमें सिर्फ बाहर के प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने खुद के प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए। हम्म। और अ, भारत जितना आत्मनिर्भर हो उतना ही अच्छा है। तो सिटीजन्स भी समझते हैं कि मेड इन इंडिया ऐप्स को अडॉप्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको प्रोत्साहन देना इम्पोर्टेंट है। तो उससे काफ़ी लोग कू से जुड़े हैं। और आज अगर आप देखेंगे तो करीबन 5,000 से ज़्यादा एमिनेंट अकाउंट्स हैं, वेरिफाइड जो कहते हैं। हम्म। 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वो ऐप को डाउनलोड किया है। जी। कई भाषाओं में है, कई कंट्रीज़ में यूज़ हो रहा है। तो आज जहाँ हम खड़े हैं, हमें लगता है कि हम सिर्फ भारत के लिए ये प्रोडक्ट नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये हम्म। प्रोडक्ट बहुत रेलेवेंट है। जहाँ पर भी अंग्रेजी मेन लैंग्वेज नहीं है, हम्म। उन सभी देशों में कू अ, उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल। आगे की क्या प्लानिंग है इसको लेकर भी मैं आपसे बात करूंगी। फिलहाल मैं पवन दुग्गल जी आपसे थोड़ा समझना चाहूंगी। हमने देखा था कि पिछले कुछ समय में हमने देखा कि भारत में सरकार और एक तरह से मैं अगर ट्विटर का नाम लूं या तमाम जो अलग अलग सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनमें कुछ ना कुछ विवाद भी बीच में आता गया और ये बात हमेशा आई कि भारतीय नियमों के मुताबिक जो भी इस तरह के माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप्स हैं वो काम करें, मनमानी ना चलाई जाए। ये मुद्दा बार बार चर्चा में आता रहा है। आप क्या मानते हैं कि अगर हमारी खुद की स्वदेशी ऐप इस तरह की होंगी तो ये कितना कारगर होगा अपने नियमों, अपने कानून के हिसाब से काम करने में? स्वदेशी ऐप का मतलब यह है कि आप भारत में स्थित हैं, भारतीय कानून का पालन करते हैं और जो जो आपको सरकार दिशा निर्देश देगी, आप उसका पालन करेंगे। जी। ये सबसे पहली यूनिक सेलिंग फीचर हो जाता है किसी भी स्वदेशी ऐप का। और जब हम इस माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, तो जहां एक ट्विटर है जो अपने आप को बहुत बड़ा जायंट समझता है और भारतीय कानून का पालन नहीं करना चाहता, वो स्पेक्ट्रम का एक एंड है। और दूसरा एंड है कू, जो भारत में उत्पन्न किया हुआ एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय के कानून के अनुसार चलता है।
तो लाजमी सी बात है, ये तमाम सारी चीजें इसलिए महसूस हुई क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगने लग गया कि देखिए अमेरिकी कंपनियां भारत की मार्केट में आके मलाई तो खाना चाहती हैं, लेकिन भारतीय कानून का पालन नहीं करना चाहती। लगातार हम देखते रहे कई सालों तक कि केंद्रीय सरकार अलग अलग मामलों में उनको कहती रही कि आप इस तरह के कंटेंट को हटाइए या इस तरह के आप जो अकाउंट्स हैं उसको बंद करें, लेकिन अधिकांश तौर पर कभी उनकी मनमानी चलती थी। कभी वो बात आपकी सुनते थे, कभी नहीं सुनते थे। कई बार कहते थे आप हमारे को अमेरिकी कानून के अनुसार ऑर्डर लेकर लाइए। कई बार कहा जाता था कि आप म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के रूट पर आइए। तो देखने में लगा कि कहीं ना कहीं इस तरह की जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो भारत के राष्ट्रीय हित में नहीं है। इसलिए जब कू जैसा भारतीय ऐप आया तो एक नया विकल्प भारतवासियों को मिला, और ये बेनिफिट इसलिए भी था क्योंकि अब क्योंकि भारतीय संबंधी ही ऐप है, लिहाजा भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के विभिन्न प्रावधानों का पालन करता हुआ ये ऐप एक नया विकल्प के तौर पर आया। और अब तो जब से आईटी रूल्स 2021 आ गए हैं, वो स्पष्ट कहते हैं कि साहब चाहे आप भारत में स्थित ऐप हो या बाहर हो, अगर आप भारत के आईटी रूल्स 2021 का पालन नहीं करेंगे तो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, क्योंकि न केवल आपकी जो सुरक्षा कवच आपको कानून ने प्रदान कर रखी है सेक्शन 79 भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, वो आपसे छीन ली जाएगी। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह कि आपको सजाओं के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको जेल भेजा जा सकता है भारतीय दंड संहिता और भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के विभिन्न प्रावधानों और ऑफेंसेस के तहत। तो मुझे लगता है कि बहुत मेजर ये डेवलपमेंट है, और क्योंकि कू के नंबर्स आपको बताते हैं कि भारतवासियों का भी विश्वास भारत में उत्पन्न हुई माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर ज्यादा हो गया है, इसलिए उनके नंबर्स परिचायक हैं इस बात के कि देखिए अल्टीमेटली आम नागरिक भी चाहता है कि अगर आप मेरे राष्ट्र में हैं, अपनी सेवाएं मुझे दे रहे हैं, तो मेरे राष्ट्र के कानून का पालन करें और जहां जरूरत हो मेरे अधिकारों का भी पालन जरूर करें और उसको सम्मान और रिस्पेक्ट प्रदान करें। तो इस संदर्भ में मुझे लगता है कि एक वैक्यूम आया हुआ था जो कू ने फुलफिल किया है, और यही कारणवश है कि उसके आंकड़े आज उसकी सफलता का राज बताते हैं। बिल्कुल। जितिन, आपकी नज़र में आप इसे कैसे समझेंगे? हम एक तरह से देखें, क्या आपको लगता है कि ग्लोबल बनने की क्षमता फिलहाल कू में नज़र आ रही है, या इंडियन जो ऐप में है एक तरह से उसके लिए क्या राह खुली है? क्योंकि एक शुरुआत करना और उसके बाद उसको सस्टेन रखना, ये भी एक बड़ी चुनौती होती है। देखिए, मैं खुद कू पे हूँ और मैं कू का शुरू से समर्थन करता रहा, और ये दो ही कारण थे कि एक तो जो ऐसा पवन जी बता रहे थे कि एक मौका ऐसा था कि वो देखिए कू ने भी स्टार्टअप चैलेंज भारत के अंदर जीता, और बहुत सारे स्टार्टअप है, पर वो होता है कि कभी भी स्केल अप नहीं कर पाते। हाँ। आपने देखा होगा चिंगारी आए, ये आए, कई ऐप आए चले गए, मगर एक जो मौका कू को मिला, जो एक उस समय हालात बने कि भारत के अंदर जो सीईओ को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ, जिस तरह से ट्विटर के ऊपर एंटी नेशनल ट्वीट्स आ रहे थे, उसके बाद फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान जो आईएसपीआर के जो पाकिस्तानी फेक हैंडल यहाँ पे चल रहे थे, ट्विटर ने उसको ब्लॉक करने से इनकार किया, और एक तरह से भारत सरकार की और या भारतीय संसद के कानून की संप्रभुता को चुनौती दी, और कहीं ना कहीं बार बार ये मैसेजिंग दिया कि जो ट्विटर की पॉलिसीज़ हैं वो कहीं ना कहीं भारत की जो एक संप्रभु संसद है उसके कानूनों से भी ऊपर वो मानते हैं। और ये बात उनके प्रतिनिधि ने भारत की संसदीय कमेटी के सामने कही कि हम अपनी पॉलिसी का पालन करते हैं, भारत का कानून का फिर हम देखते हैं। तो ये जो मैसेजिंग थी, कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल लीडरशिप को क्लियर था कि हमें कहीं ना कहीं भारत को एक आत्मनिर्भर बनाना होगा कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और उसी समय अगर आप देखिए वो 59 जो चाइनीज़ ऐप बैन हुए, तो ये भी था कि जो एक वैक्यूम पैदा हो रहा था फॉरेन ऐप्स को आप ब्लॉक करके, उसका फ़ायदा भी शायद कू को मिला। मगर जो आपका दूसरा सवाल है प्रीति, वो सबसे ज़्यादा सवाल है, और ये एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, और जो मैं मतलब प्लेटफॉर्म से पहले भी बोलता रहा हूँ, और ये एक उनका एक तरह से मैं कहूँगा मेरी सलाह जो कू के प्रति एक हमारे मतलब आप उसको प्यार कह लीजिए, एक हमारे को भी उसके अंदर एक मतलब जो है अच्छा लगता है कि भारत का प्लेटफॉर्म बन रहा है और वो आगे बढ़े। मगर जो एक्विजिशन हो रहा है 2 करोड़ प्लेटफॉर्म्स का, उसके हिसाब से जो एंगेजमेंट है वो बहुत कम है। और ये मेरा एक सजेशन है कि आपको बहुत जल्दी, देखिए आपने ज़मीन खरीद ली, ज़मीन को अपने अच्छा निचोलिए, पर फसल भी अब अच्छी होनी चाहिए, है ना। ये कोई एक बार का नहीं खाली यूज़र एक्विजिशन हो गया। तो उसके लिए कू को बहुत ज़रूरत है कि अब वो अगली मतलब जो सीढ़ी है उसके ऊपर चढ़े, अगली माइलस्टोन को प्राप्त करे, और जो एंगेजमेंट है उसको अब ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा भारत की एक बहुत अच्छी भीम ऐप थी यूपीआई के लिए, जो पहली यूपीआई ऐप जो सरकार की ऐप थी, आज वो पिछड़कर खत्म हो गई, क्योंकि उसी यूपीआई के बेस के ऊपर पेटीएम और ये भारत पे वगैरह बहुत आगे बढ़ के हज़ारों लाखों करोड़ की कंपनियां बन गए, क्योंकि यूज़र एक्विजिशन तो हुआ मगर जो रूटीन मतलब जो रिपीटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन था वो नहीं था।
तो एक्विजिशन तो यूजर का आज बहुत अच्छा है कू के ऊपर, पर जो एंगेजमेंट है, जो मतलब एक तरह से आप किसी से आर्ग्यू करते हैं या उसको रिप्लाई करते हैं, वो कम है, तो उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है ताकि वो ग्लोबलाइज बने। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जो उन्होंने कहा कि हम भारत के कानूनों का पालन करेंगे, मुझे लगता है कि ये एक जो भारत के अंदर इस समय जो स्थिति है, जो आज रशिया के अंदर हो रहा है कि डीप्लेटफॉर्म किया जा रहा है रशियन सिटीजन्स को, ट्विटर ने, फेसबुक ने वहाँ से यूजर एक्विजिशन बना कर रहे हैं, यूट्यूब मोनेटाइजेशन मना कर रहा है। हो सकता है कल आज से 10 साल बाद भारत एक ऐसी स्थिति में आ जाए कि आपका चाइना से विवाद हो या पश्चिमी देशों से विवाद हो, तो वो डिपेंडेंस जो फॉरेन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर थी, उसको जो कू खत्म कर रहा है, तो आपका योगदान भी उसके अंदर है, उसका फायदा भी आपको मिला और आपकी जिम्मेदारी भी अब है कि अब आप उसको मेंटेन करें। ऐसा ना हो कि आप जीती हुई बाजी एकदम उस पर हार जाएं। और ये भी सच है कि जो फॉरेन प्लेटफॉर्म है वो पूरी कोशिश करेंगे कि इनको एक तरह से जो एक आप चुनौती ये देने की स्थिति में आ गए हैं वो ना हो। तो उस चुनौती को बरकरार रखना और अपनी एज को बरकरार रखना, उस चुनौती के उस पार जाकर उनसे बड़ा बनने की अब जो है, अब ये नहीं होना चाहिए कि कोई ट्विटर से हमें कंपेयर करे। अब आपको ट्विटर से बेहतर बनना है और उसके लिए आप जो कंटेंट एक्विजिशन है, कंटेंट का मॉडरेशन है, कंटेंट की क्वालिटी है और जो रिपीटेटिव आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो एंगेजमेंट है, आप उसको बढ़ाइए। ठीक है, इसके बारे में और ज़्यादा बातचीत आपसे करूंगी। मयंक, अब बात है कि हम, जैसे हम कह भी रहे हैं कि ट्विटर से आगे बढ़े, फिलहाल मैं चाहूंगी आगे की प्लानिंग के बारे में आप बताएं, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि साउथ एशिया में अब इसका एक्सपेंशन किया जाएगा और तमाम और देशों में जो है इसकी पहुंच बढ़ाई जाएगी। नाइजीरिया में हम जानते हैं जहाँ ट्विटर एक तरह से ब्लॉक है, वहाँ कू का इस्तेमाल हो रहा है, तो किस तरह की प्लानिंग है आगे को लेकर? जी, भारत में करीबन 50 भाषाएं हैं, जी। जो 10 लाख से ज़्यादा लोग बात करते हैं। तो हमारा प्रायोरिटी रहेगा कि पहले हम भारत में एक्सपैंड करें। ठीक है। बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए काफ़ी सारी ग्लोबल टेक कंपनीज यहाँ प्रेजेंस बनाती हैं, चाहती हैं कि उनके प्रोडक्ट्स यहाँ यूज़ करें, क्योंकि ये ग्रोथ मार्केट है कई सारे ग्लोबल टेक कंपनीज के लिए। तो हमारी प्रायोरिटी इंडिया है पहले, उसके बाद में हम बाकी के देशों में एंट्री करेंगे। और कई सारे चेंजेस आ रहे हैं प्रोडक्ट में, हर हर हफ्ते प्रोडक्ट एक्सपीरियंस चेंज किया जा रहा है, उसको बेहतर बनाया जा रहा है, एंगेजमेंट कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि क्या है, कई सारे जो यूजर्स को का इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी सारे कंज्यूम कर रहे हैं कंटेंट को। ऐसे कई सारे यूजर्स हैं जो इंटरनेट पे पहली बार आए हैं, वो आज सीख रहे हैं कि कैसे यूज़ करना चाहिए, क्या है ये, किस किस्म के लोगों को फॉलो कर सके। तो ये एक जर्नी है। और जब हम दूसरे देशों में जाए, उस वक्त हमारा प्रोडक्ट 100% होना चाहिए, कि कोई सवाल नहीं हो कि यहाँ कुछ इश्यूज आ रहे हैं या ऐसा कुछ। तो कंपनी फुल स्पीड से प्रोडक्ट को डेवलप कर रही है। बहुत बहुत सारी सुधार हुई है प्रोडक्ट में। हम चाहते हैं कि ग्लोबल स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट बने ये। आज कितने सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारा फीडबैक आता है, टीम उसे जल्दी से सॉल्व करती है। तो अगर आपने कू 1 साल पहले यूज़ किया होगा और अगर आप वापस आके कू इस्तेमाल करेंगे, तो आपको दिखेगा कि हमने बहुत सारे इनोवेशंस किए हैं। ठीक। हमने मल्टी लैंग्वेज इनोवेशन किया है, जहाँ पे अगर ट्विटर इनोवेटर है माइक्रो ब्लॉगिंग का, तो कू इनोवेटर है लैंग्वेज बेस्ड माइक्रो ब्लॉगिंग का। तो ये जो पहल है, ये जो प्रोडक्ट बनाया गया है, ये 80% दुनिया के लिए बहुत बहुत रेलेवेंट रहेगा। चाहे आप उसको फ्रांस, जर्मनी, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, कहाँ पर भी लॉन्च करेंगे, लोगों की इच्छा एक ही रहती है कि मैं जो भाषा में बात करता हूँ, जी। उसी भाषा के लोगों से कनेक्ट करना चाहता हूँ। आप उसे आसान बनाइए, जो मैं कहना चाहता हूँ अपनी भाषा में कह सकूँ, उसे आसान बनाइए। तो उसका सामना आज कोई भी ग्लोबल टेक कंपनी नहीं कर सकती है कू के सामने, क्योंकि इतना आसान बना दिया गया है। बिल्कुल, ठीक है। पवन दुग्गल, आपने जो ज़िक्र किया, हम आईटी रूल्स की बात करें 2021 में, और लगातार सरकार की भी कोशिश रही है कि इस दिशा में जो भी नियम, कायदे, कानून हैं, उनको लगातार सुधारा जाए। फिलहाल सबसे बड़ी बात होती है एक तरफ कानून बना देना, दूसरा लोगों का उस बारे में जागरूक रहना। तो आप क्या मानते हैं कि इस दिशा में जिस तरह से काम होना चाहिए, वो हो रहा है क्या? देखिए, जितना काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि केवल कागजी घोड़े बनाकर, कानून बनाकर आप उम्मीद करें कि सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
और देखिए आईटी रूल्स भी इसी प्रकार की जो स्टोरी है उसका एक प्रतीक है। क्यों? आईटी रूल्स ने एक पूरी तरीके से लैंडस्केप को बदल दिया और पहली बार उन्होंने क्रिमिनल लायबिलिटी लिया है उन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए जो इनके प्रावधानों का पालन नहीं करते। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? देखिए ट्विटर को 90 दिन का समय दिया गया था कंप्लाई करने के लिए एज अ सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। उससे नहीं कंप्लाई किया, उस पर 4 एफआईआर दर्ज हो गए अलग अलग राज्यों में। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। किसी और सर्विस प्रोवाइडर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो आईटी रूल्स है उसको इफेक्टिवली इन्फोर्स नहीं किया गया। अब बहाना लिया गया कि चलिए अब तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस हैं, अलग अलग हाई कोर्ट्स के सामने चल रही हैं। लेकिन आज की बात भी सही है कि केवल जो रूल 9 है वो जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए भी नहीं, जो बल्कि जो ऑनलाइन पब्लिशर्स की बात करते हैं और ओटीटी क्यूरेटेड कंटेंट की बात करते हैं, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट पर थोड़ा रोक लगाई गई। लेकिन जो सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर्स है उन पर कोई रोक नहीं लगाई गई, लेकिन अभी तक कोई इफेक्टिव कार्रवाई नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं आज करीबन जब साल से ज्यादा गुजर गया है और हम देख रहे हैं कि आईटी रूल्स 2021 का अगर हम प्रोग्रेस देखें तो प्रोग्रेस रिपोर्ट कोई बहुत अच्छी नजर नहीं आती, क्योंकि आपने बातें बहुत बड़ी बड़ी कर दी कानून में, लेकिन उस कानून को कार्यान्वित नहीं कर पाए। ठीक है, 4 एफआईआर दर्ज कर दिए एक कंपनी के बरखलाफ, इसका ये मतलब नहीं कि कानून चल रहा है। बाकी इतने सारे और कंपनियां जो आईटी रूल्स का पालन नहीं कर रही हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप अदालतों में जाते हैं तो आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए, तुरंत आपको रेमेडी एक्सेस मिलनी चाहिए, वो अक्सर नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं आम उपभोक्ता समझता है कि देखिए आईटी रूल्स आप ले आए, बहुत अच्छी बात है, मेरी जिंदगी पर क्या असर पड़ा, इन सर्विस प्रोवाइडर्स की वर्किंग पर क्या असर पड़ा? ये तो अभी भी अपना हनीमून चला रहे हैं। जो हनीमून उनका 2008 से लेकर 2021 तक चल रहा था आईटी एक्ट के अंदर, वो लगभग एक एक्सटेंडेड रूप से चलाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने तो साहब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कर दी है। कहीं ना कहीं आज मुझे लगता है पॉलिटिकल विल की कमी नहीं है। अगर आप इफेक्टिव एक्शन लें, ना केवल एक कंपनी पर बल्कि रैंडमली कुछ टेस्ट केसेस पर, तो एक जो डेटरेंट मैसेज है वो जरूर चला जाएगा। वो फिलहाल नहीं जा रहा। तो यही कारणवश है कि देखिए इतनी बड़ी बड़ी जो सोशल मीडिया कंपनी है वो आजकल या तो अपनी ग्रीवेंस मैकेनिज्म पूरी तरीके से बना नहीं रही, जो कि आईटी रूल्स बोलते हैं, या बना रही हैं तो लिप सर्विस है, उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं करती। आज ये आईटी रूल्स कहते हैं कि साहब अगर मैं शिकायत करता हूं तो मेरे शिकायत का आप एक्नॉलेजमेंट 24 घंटों में करेंगे। अधिकांश कंपनियां अभी भी 24 घंटे में आपकी शिकायत के एक्नॉलेजमेंट नहीं करती। अगर मैं शिकायत करता हूं ऑब्सीन कंटेंट को लेकर तो कंटेंट 24 घंटे में रिमूव होना चाहिए। अधिकांश कंपनियां आज 24 घंटों में इस तरह के कंटेंट को रिमूव नहीं करती। वो कहीं ना कहीं ग्राउंड बनाती है कि आप अदालत से ऑर्डर लेकर आइए, आप इधर जाइए, आप उधर जाइए। तो आम आदमी को जो इफेक्टिव रेमेडी मिलनी चाहिए आईटी रूल्स में, वो नहीं मिल पा रही है। तो जितनी जल्दी हम इसको कार्यान्वित करें, उसको इफेक्टिवली इन्फोर्स करें, उसके डेटरेंट्स को सामने लेकर आए, ताकि तमाम सारे स्टेक होल्डर्स, न केवल सर्विस प्रोवाइडर्स बल्कि उपभोक्ता भी इस डेटरेंट्स को समझें और एक सुचारू रूप से एक सुचारू, सिक्योर और रिलायबल इंटरनेट और साइबर स्पेस की तरफ काम करें, उतना अच्छा भारतवर्ष के लिए होगा, उपभोक्ताओं के लिए होगा, और इस सेक्टर को ज्यादा इफेक्टिवली रेगुलेट करने की दिशा में भी एक अच्छा कदम होगा। बिल्कुल। और जितेंद्र, जैसे आपने कहा कि अब आगे ध्यान देना होगा सस्टेन करने के लिए और ग्लोबल मार्केट की तरफ भी ध्यान देना होगा, लेकिन इस बीच जाहिर तौर पर जैसे जैसे यूजर्स बढ़ेंगे उस बीच चुनौती ये भी होगी कि आप कैसे आप मॉडरेशन करते हैं, कैसे आप हेट स्पीच पे लगाम लगाएंगे या फिर ऐसे कंटेंट पे लगाम लगाएंगे जो एक तरह से सोसाइटी के लिए अच्छा ना हो। तो ये चैलेंज कितना बड़ा है और इसके लिए जो भारतीय ऐप है वो कितनी तैयार दिखते हैं? देखिए, जो एक दो तरह से एक आप फेक न्यूज़ को हटा सकते हैं। तो आपके संज्ञान में कुछ लाया जाए, सरकार आपको कहे या कोई थर्ड पार्टी एनजीओ या कोई इस तरह का एक्टिविस्ट ग्रुप आपको कहे आप उसको हटाएं। दूसरा एक ऑटोमेटेड मॉडरेशन है कि कोई अगर किसी को अब्यूजिव बिहेवियर है या गाली गलौच है या प्रोफान वर्ड्स हैं, आप उसको मॉडरेट कर रहे हैं। तीसरा है जो प्रोपोगेंडा या कोऑर्डिनेटेड डिसइंफॉर्मेशन या आप उसको अनवेरिफाइड फैक्ट्स या फेक न्यूज़ के आप उसमें देख सकते हैं जिसमें कोई चैलेंज कर रहा है। उसके लिए आपको जो एक कंटेंट मॉडरेशन टीम चाहिए और जो आपको उसमें रिस्पॉन्स है, वो मुझे लगता है कि भारत में तो शायद वो कर पाएंगे, मगर जैसे जैसे एक्सपेंशन होगा, लैंग्वेजेस बढ़ेंगी, भारत के बाहर जाएंगे दूसरे देशों में, तो जो चुनौतियां शायद ट्विटर को यहाँ पे झेलनी पड़ी, इनको भी झेलनी होगी। पर मुझे लगता है दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रोथ एंड जर्नी एंड आई एम श्योर दे विल बी एबल टू डू वेल। और देखिए, हर एक वर्ग का अपना हित है। अगर ट्विटर को भारत में सबसे बड़ा बाजार दिखा और उसके बावजूद भारत के बाजार या लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियां नहीं दिखी, तो ये मौका कू के पास है कि आपके पास बाजार भी यहीं पे है,
आप यहीं के हैं, जिम्मेदारियां भी आपकी सबसे अच्छी यहाँ पे होंगी और आपको यहाँ से मुनाफा भी आएगा। तो आपके लिए हर तरह से जो एक लैंडस्केप जो आपको चाहिए था एक ग्रोथ के लिए या बूमरैंग करने के लिए, वो आज आपके पास अवेलेबल है। अब आपको जाके ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनना है और उसके लिए क्वालिटी नाउ विल बी मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्विजिशन एंड एक्सपेंशन। एक्सपेंशन जो एक स्टार्टअप खाने आप इन्होंने मेरे ख्याल से ट्विटर से 100 गुना बेहतर किया है। ट्विटर के 2 साल में जितने यूजर थे, आज मेरे जी ख्याल से कूके उससे 100 गुना ज्यादा जी यूजर हैं। तो बिल्कुल। देयर कैन नॉट बी कंपैरिजन टू ट्विटर, दे हैव डन फेयरली वेल। पर अगर अब ये है कि नाउ आपको अब रेस क्वालिटी की लगानी है, क्वांटिटी की नहीं। बिल्कुल। और मयंक, जब मैंने आपसे आगे की प्लानिंग को लेकर बात की तो आपने बताया कैसे और ज़्यादा जो भारतीय भाषाएं हैं उसमें आगे काम करने की कोशिश की जा रही है। और जाहिर तौर पर इससे मैं कह सकती हूँ कि क्योंकि लगातार ये कोशिश है कि ग्रामीण तबके तक और हर एक तक इंटरनेट की पहुँच हो, और जब हर एक तक इंटरनेट की पहुँच हो तो वो अपने मन की बात अपनी भाषा में जाहिर कर पाए। ये भी हम चाहेंगे और कू भी यही सोच रहा है। फिलहाल मैं इस नज़रिए से भी और इस दिशा में जो ऐसे युवा हैं, जो आने वाला समय हम जानते हैं कि पूरी तरह से सोशल नेटवर्किंग का ही है और ये अटूट हिस्सा बन चुका है, जो युवा इस दिशा में काम करना चाहते हैं और स्टार्टअप का भी जिक्र हमने किया, उन्हें कितना बड़ा बूस्ट या फिर कितनी बड़ी उम्मीदें दिख रही हैं अब कू की सफलता के बाद? जी, कई लोग कू को सक्सेस मानते हैं। वो समझते हैं कि मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर ऐप है। कई सारे एंटरप्रेन्योर्स को इससे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, कि अगर ये लोग कुछ बना सकते थे और इनका एक्सपेंशन इतनी अच्छी तरीके से हो रहा है, हम भी कर सकते हैं। अगर ये लोग ग्लोबल टेक कंपनीज को के साथ compete कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। और यही कॉन्फिडेंस चाहिए हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को। आज आप देखेंगे कि भारत में हमेशा टैलेंट था, हमेशा आइडियाज थे, लोग तैयार हैं इन आइडियाज को फंड करने के लिए। जब प्रधानमंत्री जी ने बात की आत्मनिर्भर भारत की, तो एक इंटेंट भी सामने आया है हम्म। कि हम बहुत स्ट्रांग इंटेंट है कि इंडियन प्रोडक्ट्स ग्लोबल बनाए जाएं, इंडियन प्रोडक्ट्स इंडियन लोग ज़्यादा यूज़ करें। तो ये बहुत प्रोत्साहन देता है। एक तो उनकी बात प्रोत्साहित करती है, दूसरा जो उन्होंने देखा है कू के साथ क्या हुआ है, वो भी उन्हें बहुत प्रोत्साहित करेगी। बिल्कुल। क्योंकि जो लेकिन मयंक, जो ठीक है, हमने एक जज्बा की बात हम करें और एक माहौल की भी हम बात करें, और जाहिर तौर पर स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत तो होगी ही लोगों को, युवाओं को। क्या उस दिशा में अब आपको लग रहा है ऐसे ऐप भी लोग खुद डेवलप कर पाएं, या और भी तमाम चीज़ें हैं इससे जुड़ी जिनमें स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है? उस दिशा में कितना काम हो रहा है अभी ताकि मदद मिले युवाओं को? आप बात कर रहे हैं कंटेंट की ऊपर, जिससे लोगों को मदद मिले। नहीं, मैं कंटेंट की तो बात कर ही रही हूँ। बाकी जब जो लोग अपनी ऐप डेवलप करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उसके लिए तमाम स्पेशलाइजेशन की भी ज़रूरत है। इस दिशा में भी लगातार काम होने की ज़रूरत है अगर युवा चाहेंगे इसके लिए काम करना तो। जी बिल्कुल, यहाँ ये एक्चुअली काफ़ी मुश्किल टेक्नोलॉजी है। वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है। इसमें काफ़ी सारे स्किल सेट चाहिए, चाहे वो एंड्रॉयड हो, बैकएंड हो, आईओएस हो, वेब हुँ, है, हुँ, हुँ। मशीन लर्निंग है, एनएलपी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो अ, अ, जो टैलेंट हमारे पास है ना, वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड टैलेंट है। और आप देखेंगे कि ट्विटर में 4000 लोग काम करते हैं, कू में आज फिर भी 250 लोग हैं। तो हमारी कंपनी बहुत छोटी है कंपेयर टू हुँ। what some of the best global tech giants have. They're always looking for the best possible talent. हमेशा ढूंढते हैं कि सबसे जो talented Indians हैं उनको कैसे opportunities दी जाए। बिल्कुल। अ, पवन दुग्गल, हमने तमाम जो चर्चा की और उसमें चैलेंजेस को लेकर भी बात की है और किस तरह से लॉ में सुधार की ज़रूरत तो है ही, लोगों को जागरूक करने की भी ज़रूरत है। मैं आपके नज़रिए से भी समझना चाहूँगी, एक जो फील्ड है वो जाहिर तौर पर साइबर लॉ को लेकर भी है। इसमें मैं समझना चाहूँगी कि कितने लोगों का रुझान इस तरफ भी बढ़ा है, क्योंकि जब हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तमाम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, तो लॉ को लेकर
एक तरह से युवा इस दिशा में भी आगे आना चाहेंगे और उस फील्ड में भी अपना करियर बनाना चाहेंगे, तो इसे लेकर भी माहौल कितना भारत में एक तरह से तैयार है और कितना युवाओं का इंटरेस्ट है? देखिए, समय लगातार एक नदी की तरह है, बहता जा रहा है। जी। लेकिन जैसे-जैसे बहता जा रहा है, लोगों की रुचि साइबर लॉ में बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ साइबर लॉ का महत्व लोगों के जीवन के लिए और ज़्यादा सुदृढ़ बिल्कुल। रूप से हम सबके समक्ष आया है। हुँ। और जब से कोविड-19 आया है और अधिकांश भारतवासी अब डिजिटल इकोसिस्टम पर आ गए हैं, तब तो साइबर लॉ आपके जीवन के लगभग हर गतिविधि के साथ जुड़ गया है। क्यों? क्योंकि आज हम जो भी गतिविधि ऑनलाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम पर करते हैं या मोबाइल्स पर करते हैं, उन सब गतिविधियों की कानूनी परिस्थितियां या परिणाम हो सकते हैं। और बिल्कुल। ये वो परिणाम होते हैं जो भारत के साइबर लॉ के तहत परिभाषित किए जा चुके हैं। तो इसलिए न केवल उपभोक्ताओं के लिए जरूरी है साइबर लॉ, बल्कि तमाम सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, कंपनीज के लिए जो डिजिटल डेटा के साथ डील कर रहे हैं, हुँ। उन्हें इस कानून के प्रावधानों की जानकारी होनी अत्यंत जरूरी है, क्योंकि ये वो प्रावधान है जो आपको एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। ठीक ये है। कानून विभिन्न प्रकार की स्टार्टअप कंपनीज, कॉर्पोरेट सेक्टर्स जो इंटरमीडियरीज की परिभाषा में आती हैं, उन्हें एक ऐसा सुरक्षा कवच देता है जो एक वर्चुअल गारंटी होती है। कानून कहता है कि साहब ऐसा है, आपको कहीं से भी मुकदमा आपके ऊपर हो जाए, आपको अटैक कहीं से भी हो जाए, एक कानून होने के नाते मैं आपको वचन देता हूं कि आपको जेल जी। नहीं भेजा जाएगा, आपको विवश नहीं किया जाएगा कि आप 1 रुपया भी डैमेजेस बाय वे ऑफ कंपनसेशन दें। तो जब इस तरह का जबरदस्त स्टैट्यूटरी एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल लायबिलिटी मिलती है, तो ये प्रोत्साहित करती है विभिन्न प्रकार के सेक्टर्स को कि वो आगे अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाएं, कार्यान्वित करें और साथ ही साथ ये लीगल एक्सपोजर के लिए कम से कम निश्चित जरूर हो जाए। लेकिन बिल- साथ ही साथ दूसरा ये पहलू आया है जी। कि भारतवासी डेटा को लेकर बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। हुँ। अब हम ऑलरेडी इस नए दौर में गुजर रहे हैं जो डेटा इकोनॉमी का दौर है, और भारतवर्ष में एक नई क्रांति चल रही है जिसे मैं ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन बोलता हूँ। भारत की उल्टी की क्रांति, जहां भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल डेटा की जी, इंटरनेट जी। पर। अब वो डेटा सर्विस प्रोवाइडर्स डील कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, और बहुत सारा ये डेटा सेंसिटिव पर्सनल डेटा भी होता है। तो किस तरीके से इस तरह के डेटा का आपने हैंडलिंग या प्रोसेसिंग करना है, कानून के प्रावधानों का पालन करना है, जी। साइबर सुरक्षा को प्रबल रूप से आपने इम्प्लीमेंट करना है, कानून खासतौर पर आईटी एक्ट और आईटी रूल्स 2011 और 2021 आपको जी। किस तरह से विभिन्न प्रकार की ड्यू डिलिजेंस करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जी। ये तमाम सारी बातें आज हर प्रकार की कंपनी के कॉर्पोरेट ऑपरेशंस या डे टू डे ऑपरेशंस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई हैं। और अब बिल्कुल। तो इस साल में अब नया डेटा प्रोटेक्शन कानून आने वाला है, जी, जी। जो भारत के आईटी एक्ट या भारत के साइबर लॉ की बड़ी छत्र छाया के नीचे एक छोटी सी छतरी है जो आ जाएगी। तो ठीक उसके है। लिए आवश्यक होगा कि नई कंप्लायंसेस करनी पड़ेंगी, मुकदमेबाजियां बढ़ रही हैं, जी। साइबर क्राइम का दौर कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। जब से कोविड-19 आया है, बिल्कुल। तब से साइबर क्राइम का गोल्डन युग प्रारंभ हो चुका है। तो बहुत जबरदस्त चुनौतियां उपभोक्ताओं के लिए हैं, यूजर्स के लिए हैं और डिजिटल स्टेक होल्डर्स के लिए बिल्कुल। हैं। काफी हद तक ये चुनौतियां डील करता है ठीक है। भारत का साइबर लॉ। इसलिए मैं देखता हूं कि काफी जबरदस्त लोगों का जी। रुझान, रुचि साइबर लॉ के प्रति बढ़ गई है, और वहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग्स बिल्कुल, उसकी की भी बहुत ज़रूरत है। महत्व और बिल्कुल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रह बिल्कुल, गई है। बिल्कुल हम लोग पवन एक दुग्गल जी, प्लेटफॉर्म बना। इसी के साथ समय ये पूरा हो गया है। माफ़ कीजिएगा, आपको मैं बीच में रोक रही हूँ। पवन दुग्गल जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मयंक, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, और जितेंद्र जैन, आप कार्यक्रम में जुड़े और चर्चा में हिस्सा लिया। आप तीनों मेहमानों का फिलहाल बहुत-बहुत शुक्रिया। तो अभी तक को आपको ट्विटर का देसी वर्जन माना जा रहा था, लेकिन अब जो बारी है, जिस तरह से लगातार यूजर्स की संख्या को ऊपर बढ़ रही है, उससे दूसरे देशों के ऐसे ही कामयाब बाकी ऐप से अब आगे निकलने की बारी है। और पूरी उम्मीद भी जताई जा रही है कि इस साल भारत में ट्विटर के 2.5 करोड़ यूजर्स से ऊपर कू निकल जाएगा। और जाहिर तौर पर जिस तरह से इसका दायरा बढ़ेगा, चुनौतियां भी उसी तरह से बढ़नी, और इसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। इसी के साथ मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।